हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। और आप सब इस बात से अवगत होंगे कि यूपीएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ चुका है। जो नोटिफिकेशन है ईपीएफओ का एग्जाम। और ईपीएफओ के दो पोस्ट पे एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराने वाला है। और वो पोस्ट का नाम है, एक का नाम है ईओआरओ और दूसरी पोस्ट का नाम है एपीएफसी। क्या है ये पोस्ट ईओआरओ, क्या है ये ईपीएफसी, कैसे हम जो विद्यार्थी एक सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा है, एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, क्या वो एक आइडियल कैंडिडेट है इस चीज के लिए, क्या हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और मैं मुकुल भारद्वाज और ये चैनल किस तरीके से आपकी हेल्प करने वाला है, सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। मैं आपको हर एक छोटी से छोटी डिटेल इस परीक्षा से संबंधित एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसीलिए ये वीडियो आप देखोगे कि बाकी सब लोगों ने काफी जल्दी यूट्यूब पे वीडियोस कोर्स वगैरह सब लॉन्च कर दिए, लेकिन मैंने समय लिया। क्यों समय लिया? ताकि आपको हर एक चीज बहुत ही डिटेल में मैं बता सकूं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं ये पूरा डिस्कशन कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, क्यों हमें तैयारी करनी है, और ये चैनल और मैं मुकुल भारद्वाज आपके लिए क्या क्या करूंगा इस तैयारी में। ठीक है। तो जो वैकेंसी आई है वो आई है ईपीएफओ की तरफ से, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। दो पोस्ट हैं, एक तो है ईओआरओ। ईओ का मतलब है एनफोर्समेंट ऑफिसर, आरओ का मतलब मतलब है रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है। इसके अलावा एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। अब सोचिए, असिस्टेंट कमिश्नर की नौकरी आपको सीधे सीधे मिल पाएगी। आपको क्या करना है, केवल एक एमसीक्यू पेपर आपको देना है, ऑब्जेक्टिव पेपर आपको देना है। इस परीक्षा में कोई मेंस नहीं होने वाला, मतलब सब्जेक्टिव पेपर है वो नहीं होने वाले। आपको ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद जो फाइनल मेरिट आएगी उससे आप डायरेक्टली कहां पहुंच जाओगे, असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में पहुंच जाओगे। तो देखते हैं क्या सारी चीजें रहने वाली हैं। तो मेनली जो अपना कंसंट्रेशन यहाँ पे रहने वाला है वो इसी पोस्ट पे रहेगा, असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से। एपीएफसी वाली जो पोस्ट है उस पर अपन लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेट रहेंगे, ताकि हमारी तैयारी इतनी अच्छी हो कि हम एपीएफसी की तैयारी करें, एपीएफसी में सेलेक्ट तो हो ही जाए। और अगर भगवान ना करे हम एपीएफसी में सेलेक्ट नहीं हो पाए तो ईओआरओ वाली पोस्ट पे तो हम लोग पहुंच ही जाएं। चलिए शुरू करते हैं। और जो भी स्ट्रेटेजी होने वाली है इस एग्जाम में सक्सेस होने के लिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसी चीज पे चर्चा कर लेते हैं। यार, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बार बार नाम लिया जा रहा है ईपीएफओ, ये क्या है? ईपीएफओ क्या है? तो अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यह है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे पहली चीज जो आपको जाननी चाहिए इस एग्जाम की तैयारी से पहले, कि एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में क्या डिफरेंस है। फिर प्रोविडेंट फंड आपको पता होना चाहिए कि पीएफ जिसे हम कहते हैं वो क्या है। तो ये जो पीएफ है, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में। जो जितने भी सैलरीड एम्प्लॉयड हैं उन सबको ये पता होगा कि आप सबका क्या करता है, पीएफ करता है। और वो पीएफ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखती है, उसकी सारी चीजें ये ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन देखती है। अच्छा, ये कैसी बॉडी है? ये एक स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है जो रेगुलेट करती है और मैनेज करती है किसको, प्रोविडेंट फंड को। पीएफ जो आपका करता है सैलरी में से, वो कौन रेगुलेट और मैनेज करता है? ईपीएफओ करता है। पॉलिटी के छात्र होने के, पॉलिटी आप सब लोग पढ़ ही रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए स्टैच्यूटरी का मतलब क्या होता है और ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आप जिस मंत्रालय में पहुंचेंगे वो कौन सा मंत्रालय होगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के आप कर्मचारी बनने वाले हैं। अच्छा, क्यों है ये ईपीएफओ? अगर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता तो क्या होता, और ये ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो इसका क्या मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है? तो मिशन ऑफ द ईपीएफओ इज टू एक्सटेंड द रीच एंड quality to quality of publicly managed old age income security programs through consistent and ever improving standard of the compliance and benefit delivery in a manner that wins the approval and confidence of Indians in our methods, fairness, honesty and integrity। तो ये ईपीएफओ का क्या है, मिशन है। इसमें कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। पहला लिखा हुआ है ओल्ड एज इनकम, इसकी क्या करनी है, इनको सिक्योरिटी करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, प्रोग्राम चलाएंगे। और प्रोग्राम कैसे होने चाहिए इनके, कंसिस्टेंट एंड एवर इंप्रूविंग इनके
प्रोग्राम है। तो ये ईपीएफओ ने मिशन बता दिया कि हम लोग क्या चाहते हैं कि आपका जो पैसा अभी कट रहा है वो आपको मिलेगा बाद में। कब मिलेगा? एक ओल्ड एज इनकम के तौर पे आपको मिलेगा, जिससे क्या हो पाएगा, जिससे आपको सोशल सिक्योरिटी मिल पाएगी। अभी क्या है सोशल सिक्योरिटी, इसको हम आगे देखेंगे। पूरा सब्जेक्ट है सोशल सिक्योरिटी के बारे में। और इनके जो प्रोग्राम है कैसे रहेंगे, कंसिस्टेंट है और एवर इंप्रूविंग है। तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे पहुंचने के बाद, ईपीएफसी के तौर पे ईओ आरओ की पोस्ट पे जैसे आप पहुंचोगे तो आप इन प्रोग्राम्स का क्या बनेंगे, हिस्सा बनेंगे। तो एक सोशल सिक्योरिटी आप लोगों तक प्रोवाइड करवाएंगे। तो कौन कौन सी पोस्ट है, ईओ एओ एंड एपीएफसी। द नोटिफिकेशन ऑफ द टू डिस्टिंक्ट पोस्ट विद इन द एम्प्लॉय ए प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी आई है, एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, ईओ एओ की पोस्ट है। दिस इज ग्रुप बी पोस्ट। जो ईओ एओ की पोस्ट रहने वाली है ये ग्रुप बी की पोस्ट है। और एपीएफसी असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट रहने वाली है ये ग्रुप ए की पोस्ट है। ठीक है, एपीएफसी की पोस्ट जो रहने वाली है ग्रुप ए की पोस्ट है। अब क्या रहेगी ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन मुझे पता है आप सब लोग बिजी रहते हैं, नोटिफिकेशन ऐप पढ़ने का समय नहीं मिला होगा, लेकिन इसके लिए जो जो की गेट अवेज हैं उस नोटिफिकेशन के वो सारी चीज मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाली है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन जब शुरू हो रहे हैं वो डेट है 29 जुलाई। इसका मतलब ऑलरेडी जो फॉर्म भरे जाने की स्थिति है उसमें आप पहुंच चुके हैं। आप जिन जिनको फॉर्म भरना है वो फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 18 अगस्त तक। तो स्वतंत्रता दिवस के 3 दिन बाद तक आप फॉर्म भर सकते हैं। रिक्रूटमेंट टेस्ट आरटी रिटर्न जो एग्जामिनेशन है ऑब्जेक्टिव पेपर, वो किस दिन होगा अभी तक हालांकि अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जो र्यूमर्स हैं, जो बातें अभी चल रही हैं, उस बातों के हिसाब की माने तो करीब करीब 30 नवंबर आप इसकी क्या मान सकते हो, डेट मान सकते हो। 30 नवंबर को ये परीक्षा हो सकती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो 18 तारीख है इसमें 11:59 PM तक आप भर सकते हो। यूपीएससी का जैसे आपको पता होगा 5 बजे बंद हो जाता है पोर्टल सिविल सेवा परीक्षा का, ये आप 12 बजे तक भर सकते हो। लेकिन कोशिश कीजिएगा अभी आप शुरुआत में भर दें। क्यों भर दें, क्योंकि इसमें जो सेंटर्स मिलेंगे आपको वो उसी आधार पर मिलेंगे। अगर आपको पास में सेंटर चाहिए और आपने पहले फॉर्म भरा है तो आपको पास में सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, द क्लोजिंग डेट इज द कट ऑफ फॉर द ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये जो डेट है इस तक आपकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाने चाहिए। कौन कौन से, एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जो जो आगे हम देखेंगे ईओ एओ की कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है और ईपीएफसी की कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, क्या क्या वैकेंसी डिटेल्स हैं, तो एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर की अगर अपन माने जो ग्रुप बी की पोस्ट है, इसके लिए जो टोटल पोस्ट आई है वो 156 पोस्ट है। जनरल जो के लिए जो वैकेंसी आई है वो 78 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 42, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 12 और पर्सनल विद जो डिसेबिलिटी है उनके लिए 9 पोस्ट आई है पीडब्ल्यूबीडी के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर एपीएफसी की अगर अपन बात करें जो ग्रुप ए की पोस्ट रहने वाली है, असिस्टेंट कमिश्नर जिसको आप कह रहे हो, इसमें अगर जनरल की पोस्ट देखी जाए तो 32 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्ट हैं, ओबीसी की 28, एससी की 7, एसटी की कोई पोस्ट उसमें किसमें नोटिफिकेशन में नहीं है, और पीडब्ल्यूबीडी की जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी की वो कितनी पोस्ट हैं, 3 पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं। क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो दोनों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, ईओ एओ के लिए भी और एपीएफसी के लिए भी। ठीक है, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि अगर आप एपीएफसी का पेपर देने वाले हैं और एपीएफसी आपकी फर्स्ट चॉइस रहने वाली है तो उसमें एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। डिजायरेबल का मतलब क्या है कि ऐसा चाहती है यूपीएससी, उसका मतलब ये नहीं है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा चाहती है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पेपर नहीं दे सकते और आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते। मैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको दे सकता हूं जिनके पास केवल एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इस एग्जाम में क्या हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं। क्या है वो क्वालिफिकेशन, फॉर एपीएफसी अ डिप्लोमा इन कंपनी लॉ और लेबर लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडर्ड एज अ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। कंपनी लॉ में अगर डिप्लोमा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपका डिप्लोमा है, या लेबर लॉ में अगर आपका डिप्लोमा है, तो ये आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पे भी आप क्या हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है ये
एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो क्या है, केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, आपने बीटेक किया है, आप क्या हो, एलिजिबल हो किसके लिए, इस परीक्षा के लिए, दोनों ही परीक्षा के लिए, ईओ एओ साथ ही साथ एपीएफसी की एग्जाम के लिए। एज लिमिट की बात की जाए तो ईओ एओ की जो एग्जाम एज लिमिट है इस एग्जाम की, वो जनरल कैंडिडेट के लिए कितने साल है, 30 साल रहने वाली है। वहीं पे अगर एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की बात की जाए तो उसमें एज लिमिट कितनी रहने वाली है, 35 साल रहने वाली है। तो जो लोग जो 30 प्लस भी हो चुके हैं और कहीं नहीं हो पा रहा है तो आप और इवन 32 हो गए, आपको पता है सिविल सेवा परीक्षा की जो जनरल जो एज लिमिट है वो कितनी 32 साल है, उसके बाद भी अगर आप इस ऑप्शन को क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन दिए गए हैं। अगर पे स्केल की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेवल 8 पे स्केल है वो ईओआरओ के लिए है, और लेवल 10 जो पे स्केल है वो किसके लिए पास रहने वाला है, ईपीएफसी के पास रहने वाला है। तो करीब करीब अगर पे स्केल और साथ ही साथ और भी जो रिम्यूनरेशन आपको मिलेगा एपीएफसी में, उसके तहत आप पाओगे कि आपकी जो मंथली सैलरी रहने वाली है वो 1 लाख से प्लस वो पहुंच जाती है। ठीक है, एपीएफसी के लिए। आगे चलते हैं। दो स्टेज में परीक्षा रहने वाली है, 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। कौन कौन सा, पहला होगा आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें क्वेश्चन होंगे और ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक ओएमआर में फिल करके आना है। उसके बाद सिलेक्शन अगर आपका उसमें हो गया, आपने उसमें कट ऑफ क्लियर कर लिया है, तो आपको किसके लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू कौन लेगा, धौलपुर हाउस में इंटरव्यू होंगे, यूपीएससी वो इंटरव्यू लेती है। और जो फाइनल मेरिट निकलती है वो दोनों ही चीजों के आधार पर निकलेगी, आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स के आधार पर और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर। लेकिन जो रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा रहता है, करीब 75% के आसपास जो फाइनल मेरिट में नंबर रहेंगे आपके, वो किसके रहेंगे, आपके टेस्ट के रहेंगे, और 25% जो वेटेज रहेगा वो आपका किसका रहेगा, इंटरव्यू का रहेगा। और रिक्रूटमेंट टेस्ट की बात करें तो 2 घंटे का टेस्ट रहने वाला है। कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके पास, मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहने वाला है। मार्किंग की अगर अपन बात करें तो सभी क्वेश्चन आपको पता है कि बराबर नंबर के होते हैं, जैसे सिविल सेवा परीक्षा में होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है और देयर विल बी अ पेनल्टी ऑफ 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपने जो गोला है वो गलत भरा है तो। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट टेस्ट की बात की जाए। और अगर इंटरव्यू की बात की जाए तो मैंने आपको ये बात बता दी है कि वेटेज कितना रहने वाला है इसका, 75:25, 75:25 रेशियो रहने वाला है, जहां पे 75% जो मार्क्स हैं वो किसके कैलकुलेट किए जाएंगे, आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट में कि मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। 25% जो आपके पर्सनैलिटी टेस्ट जो इंटरव्यू होगा उसके नंबरों का वेटेज रहने वाला है। अच्छा, ये एग्जाम ऐसा है जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए, अगर इससे कम नंबर हैं तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। तो जनरल के अगर आप कैंडिडेट हो और बहुत कम कट ऑफ गई तब भी 50 नंबर आपके पास होने चाहिए, किसमें 50 मार्क्स एंड अबव, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओबीसी में भी 45 मार्क्स चाहिए और एससी एसटी में कम से कम 40 नंबर चाहिए। किसके लिए, किसके पहुंचने के लिए, इंटरव्यू में पहुंचने के लिए आपको नंबर चाहिए। फीस की अगर अपन बात करें, एग्जाम में कितने रुपए फीस है, अगर आप सिंगल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो 25, मतलब जैसे कोई चाहता है कि केवल मैं ईओआरओ के लिए अप्लाई करूं, कोई 30 साल से बड़ा है तो वो चाहता है मैं केवल ईपीएफसी के लिए अप्लाई करूं, तो आपको 25 रुपए देने हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करूं तो आपको कितने पैसे देने होंगे, 50 रुपए आपको देने होंगे। ठीक है, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की की अगर अपन बात करें तो सबसे नीचे आपको ऑपरेटर्स मिलते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, उसके बाद एसएसए जिसका अलग से एग्जाम होता है, आपको पता है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, इसके ऊपर सिलेक्शन ऑफिसर होता है और सेक्शन ऑफिसर होता है। सेक्शन ऑफिसर के ऊपर आपको ईओआरओ देखने को मिलता है। तो एक तो एंट्री की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो इस एग्जाम के थ्रू आप पहुंच जाओगे कहाँ पे, ईओआरओ। और ईओआरओ का प्रमोशन किस में होता है, एपीएफसी में होता है। एपीएफसी के बाद आरपीएफसी होते हैं, जिनको रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2 कहा जाता है। इसके ऊपर आरपीएफसी 1 होता है। उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो एडिशनल सेंट्रल कमिश्नर होता है, और लास्ट में आप देख रहे हो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर सीपीएफसी। ये प्रमोशन के थ्रू आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो जो एंट्री पोस्ट आपको यहाँ पे ऑफर की जा रही है वो एक तो है ये एपीएफसी और दूसरा है ईओ एओ
पोस्ट, तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है इसीलिए, और आपका प्रमोशन होकर आप कहां तक पहुंच सकते हो, एडिशनल सेंट्रल कमिश्नर और सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर सीपीएफसी तक भी आप प्रमोट हो सकते हो। अब एग्जाम की स्टेज हमने देख लिया, 2 स्टेज होने वाले, रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू होने वाला है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। 2 घंटे का होगा, टोटल नंबर जो रहने वाले मार्क्स वो 300 रहने वाले हैं, क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो 120 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, और नेगेटिव मार्किंग जो रहने वाली है वो 1/3 होगी, और ये पेपर ऑफलाइन होता है, जैसे सिविल सेवा परीक्षा का पेपर होता है बिल्कुल वैसे ही पेपर आपके लिए होता है ये, ठीक है। दूसरा जो राउंड होता है उसे इंटरव्यू हम लोग कहते हैं या पर्सनैलिटी टेस्ट आपका कहते हैं, ये कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर इंटरव्यू देना है तो मिनिमम नंबर आपके पास होने चाहिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी हो तो कम से कम 50 नंबर आपके पास होने चाहिए, उसके ऊपर जो कट ऑफ जाएगी वो तो है ही, ठीक है, उससे पहले आपको नहीं बुलाया जाएगा। एज लिमिट की हमने बात कर ली है कि मैक्सिमम एज एपीएफसी के लिए 35 साल है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, डिजायरेबल आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी जनरल इंग्लिश का पेपर। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, कि कौन कौन से विद्यार्थी तैयारी करना चाहिए, जिन विद्यार्थियों को इस पेपर की, सिलेबस से पहले अपन लोग एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि सिलेबस में आप देखोगे इंग्लिश आपको देखने को मिल रही है, क्वांट आपको देखने को मिल रहा है, रीजनिंग आपको देखने को मिल रही है। इसका मतलब वो विद्यार्थी जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, उनके लिए तो ये सुनहरा अवसर हो ही जाता है, क्योंकि वो क्वांट पढ़ के आते हैं अच्छे से, वो रीजनिंग पढ़ के आते हैं बहुत अच्छे से, वो इंग्लिश पढ़ के आते हैं बहुत अच्छे से। इसके अलावा अगर आप आईबीपीएस या किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे अब तक, तो भी आप ये पेपर दे सकते हो, क्योंकि वहां पे भी ये 3 सब्जेक्ट तो आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? इंग्लिश आपको देखने को मिलती है, क्वांट आपको देखने को मिलती है, और रीजनिंग आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा एक मुझ जैसी कैटेगरी होती है, मुझ जैसी कैटेगरी का मतलब कुछ इंजीनियर अभियंता भी होते हैं जो भटक रहे हैं इधर उधर, यूपीएससी के लिए भटके, स्टेट पीसीएस के लिए भटके, अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए भी गोल्डन अवसर है। क्यों? क्योंकि सभी इंजीनियर्स की ठीक ठीक क्या होती है, मैथमेटिक्स होती है, क्योंकि वो पीसीएम बैकग्राउंड से आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, तो मैथ्स उनका बैकग्राउंड रहा होता है, तो वो अच्छे से क्वांट कर लेते हैं, रीजनिंग कर लेते हैं, और इंग्लिश भी वो मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग की सारी किताबें कहाँ से आती है, इंग्लिश की ही किताबें आपने पढ़ी हैं। अच्छा, तो सर मैं तो बीए मैंने की हुई है, मैंने तो कॉमर्स लिया हुआ है, तो मैं क्या इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देखो, आपने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए भी तो सोचा है ना, आप उसकी अगर तैयारी कर सकते हो तो बिल्कुल इसकी तैयारी भी आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश जो आती है वो बैंकिंग एग्जाम जैसे यहाँ पे नहीं आती है, ऐसे नहीं होती है एसएससी एग्जाम जितनी टफ यहाँ पे से पूछी जाएगी, नहीं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सी सेट जितना आसान यहाँ पे पेपर आपको देखने को मिलेगा, हाँ सी सेट से थोड़ा सा ऊंचा लेवल अगर आप ऊपर चलें तो आपको ईपीएफओ एपीएफसी का पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग की अगर अपन बात कर रहे हैं तो सीजीएल से थोड़ा सा नीचे आपको देखने को मिलेगा, सी सेट से थोड़ा ऊपर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर आपने 1 या 2 बार भी चीजें अच्छे से पढ़ी हैं तो आप क्या कर लोगे, उसको मैनेज कर लोगे। और अगर आप सीजीएल और बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए तो ये पीस ऑफ केक रहने वाला है। कौन से 3 सब्जेक्ट? इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। तो पहला जनरल इंग्लिश का पेपर, आप जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसमें मैंने सारे इनके सब टॉपिक्स भी बताए हुए हैं आपको, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट है, नाउन प्रोनाउन, वो सारे सब सब्जेक्ट भी मैंने आपको डिफाइन करके दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट रहने वाला है जनरल साइंस। जनरल साइंस अगेन यहाँ पे एज रहने वाला है, किन विद्यार्थियों को जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं वो एज लेंगे। इसके अलावा सीजीएल की जो तैयारी आप कर रहे हो तो सीजीएल में भी आप क्या करते हो, जनरल साइंस आप पढ़ते हो। इसके अलावा जो सिविल सेवा परीक्षा या पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे भी आपको जनरल साइंस देखने को मिलती है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो आपको देखने को मिलेगी, ये तो है जनरल साइंस। टेक्नोलॉजी में कुछ टेक्नोलॉजी डिफाइन हमने की हुई है, जैसे स्पेस टेक, न्यूक्लियर टेक, बायोटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी जिसे कहते हैं, और इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी। तो आप सभी पीसीएस या यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहां पे आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत सारा सिलेबस ओवरलैप आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात करी जनरल साइंस की। जनरल साइंस के अलावा करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स, तो ये तो हम सिविल सेवा परीक्षा की जो भी तैयारी कर रहा है या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये सारे करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सिविल सेवा परीक्षा के जो करंट अफेयर्स हैं, जिस दृष्टिकोण से हम वहाँ पे पढ़ते हैं
वो दृष्टिकोण यहाँ पे बदल जाता है। ठीक है, कैसे? वहां पे हम लोग हर चीज को एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यहाँ पे फैक्चुअल चीजें भी आपसे पूछी जाती हैं, किसमें? ईपीएफओ वाले एग्जाम में, ईओआरओ हो चाहे एपीएफसी का एग्जाम हो, उसमें दोनों ही फैक्चुअल चीजें आपसे पूछा जाएगा। जैसे अवार्ड्स आपसे पूछ लिए जाएंगे, हालांकि आजकल तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में भी सारी चीजें पूछ रही हैं। इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट पर्सन, कोई अपॉइंटमेंट, फेयर्स, फेस्टिवल, प्लेसेस इन न्यूज, ये सारी चीजें एसएससी में तो आप पढ़ते ही हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये एग्जाम आपके लिए सूटेबल है। तो करंट अफेयर्स आपको अच्छे से देखने हैं और अच्छा खासा वेटेज मिलेगा आपको करंट का। इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, तो आप देख रहे हो और कुछ नहीं है, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जा रही है। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको देखनी है। मॉडर्न हिस्ट्री के सब टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया, और सब टॉपिक्स नहीं, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आप देखोगे वो आपके सामने आपको देखने को मिल रही है। मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा लिखा हुआ है इंडियन कल्चर और हेरिटेज, इसका मतलब हम लोग को एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री, साथ ही साथ उसका आर्ट एंड कल्चर भी आपको पढ़ना है। तो हम सब ने नितिन सिंघानिया सर की किताब पढ़ी है, तो वहां से भी आपको बहुत सारे सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर अपन चले पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, तो यहाँ पे ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में आपको पॉपुलेशन डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम लोग वहाँ पे अच्छे से पढ़ते ही हैं। तो क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की किताब है ज्योग्राफी की, 12th क्लास की, वहां पे ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उदास होने की जरूरत नहीं है कि टॉपिक कहां से आ गया, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, इसकी तो कोई किताब ही नहीं है, ये और कुछ नहीं है यार, ज्योग्राफी पूछने का है, दूसरा तरीका है आपसे। तो इस तरीके से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, आगे का अगर अपन चलें तो पॉलिटी की अगर अपन बात करें तो पॉलिटी पूछी जा रही है। नाम क्या है सब्जेक्ट का? गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप इनडायरेक्टली कह देते हैं हम लोग पॉलिटी, हालांकि पॉलिटी का सब्जेक्ट मैटर काफी बड़ा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन आप कह सकते हो कि इंडियन पॉलिटी पूछी जाएगी यहाँ पे। साथ साथ गवर्नेंस का भी, गवर्नेंस में जो करंट वाली चीजें वो आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं। प्रेजेंट ट्रेंड्स एंड इंडियन इकोनॉमी, प्रेजेंट ट्रेंड्स यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन इकोनॉमी की समझ आपको होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए बैंकिंग सिस्टम इंडिया में किस तरीके से काम करता है, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी क्या क्या होती है, वो सब चीजें, तभी आप उसके प्रेजेंट ट्रेंड्स को अच्छे से समझ पाओगे। तो प्रेजेंट ट्रेंड्स एंड इंडियन इकोनॉमी पूछा जा रहा है आपसे। अच्छा, ये इसके खुद के सब्जेक्ट हैं जो आपको ईपीएफसी के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ईपीएफसी स्पेशल कह सकता हूं मैं, ईपीएफओ स्पेशल कह सकता हूं इसको। अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी, ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपको इस तरीके से ही पढ़ने, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से ही। क्यों मैं आपसे कह रहा हूं? क्योंकि अगर इन सब्जेक्ट पे अच्छी तरीके से कमांड नहीं हो पाए तो पेपर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या मैं कहूँ करीब करीब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही हो जाता है अगर इन सब्जेक्ट में कमांड नहीं है। अब जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ है, ये काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है ना, वास्ट सब्जेक्ट। अगर मैं इसकी किताब की बात करूँ तो एक पियाली घोष करके एक बुक आती है, आप देखोगे टीएमएच पब्लिकेशन की, और वो जितनी अपनी लक्ष्मीकांत है इतनी अच्छी किताब आपको देखने को मिलेगी इंडस्ट्रियल रिलेशन पे। अब क्या यूट्यूबर्स क्या करते हैं, आपको बता देंगे कि आप पूरी पियाली घोष पढ़ लो, लेकिन यकीन मानो पूरी पियाली घोष पढ़ने की यहाँ पे जरूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, केवल हार्ड वर्क नहीं करना है, यहाँ पे आएगी स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्ट्रेटेजी काम में। अब वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, किस तरीके से हम लोग इसको अप्रोच करेंगे, वो मैं आपको सारी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ईपीएफओ स्पेशल सब्जेक्ट हमको कैसे पढ़ना है। जैसे मैं इंजीनियर हूँ, अब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने के बाद ना तो मैंने अकाउंटिंग कभी पढ़ी है, ना कभी ऑडिटिंग पढ़ा है, ना कभी इंश्योरेंस पढ़ा है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ में चलो मेरे को हल्का सा आइडिया, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इसका रेफरेंस आता है, और जब मैं डीपीएसपी पढ़ता हूँ तो एक हल्का सा मैं इसको क्या करके रेफर करते हुए चलता हूं। लेकिन हालांकि इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब भी अभी मुझे नहीं पता है, या मैं कहूं आपको नहीं पता है। लेबर लॉ कौन कौन से हैं, नए कोड कौन कौन से आए हैं, कब आए हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या है, ये सब चीजें अभी हमको नहीं पता है। लेकिन ठीक है, चलो इसको आप इजीली हैंडल कर लोगे, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ये चीजें आपको क्या करेंगी, परेशान कर सकती हैं। तो इसके लिए हम लोग किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं, क्या एज अ इंजीनियरिंग या एज अ ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का मैं स्टूडेंट हूं, क्या मैं इस पेपर को देना चाहिए, मुझे नहीं देना चाहिए? तो मैं आपसे कह सकता हूं कि भाई अगर कॉमर्स वाला विद्यार्थी जिसने सीपीटी दिया या आईपीसीसी दिया, या जिसने बीकॉम एमकॉम किया है, जब वो क्वांट पढ़ सकता है, अच्छे से रीजनिंग पढ़ सकता है, इंग्लिश पढ़ सकता है, और इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर पढ़ सकता है, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट पढ़ सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं पढ़ सकते? हम लोगों के लिए भी ये वैसे ही है जैसे बाकी विद्यार्थियों के लिए और दूसरे सब्जेक्ट हैं। तो हालांकि नए सब्जेक्ट हैं, थोड़ा सा असहज आप महसूस करेंगे इसके लिए, बस और कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस दिलाता हूं कि जब हम लोग ये
सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना यहाँ पे, तो आप पाओगे कि इनसे आसान और कोई सब्जेक्ट नहीं है। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ जब हम पढ़ेंगे तो आप कहोगे सर ये और कुछ नहीं, केवल क्या है पॉलिटी, जैसे हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी में अलग अलग हम लोग एक्ट पढ़ते हैं, अब उसी के एक्ट हमको यहाँ पे पढ़ना है, लेकिन वो हमने केवल पॉलिटी में नहीं पढ़े हैं, उसका एक अलग हेड में हमने उनको नाम दे दिया इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज में हम उसको पढ़ रहे हैं। ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, अब सोचो यार एनफोर्समेंट एंड अकाउंट ऑफिसर के पोस्ट है, तो अकाउंट्स के बारे में बेसिक जानकारी तो आपको होनी चाहिए, क्या होता है बेसिक प्रिंसिपल्स, क्या होता है क्रेडिट, क्या होता है डेबिट, क्या होता है जर्नल, क्या होते हैं लेजर, क्या होती है, ये बहुत बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि यूपीएससी ने पिछली बार जैसे सिविल सेवा परीक्षा में इस बार आपने देखा था न्यूमेरिकल पूछ लिया था इकोनॉमिक्स से, यूपीएससी ने ईपीएफसी के पेपर में बोनस एक्ट है, एक बोनस एक्ट से न्यूमेरिकल पूछ लिया था, लेकिन वो एक ही क्वेश्चन था, उससे मैं ये घबरा जाऊं कि नहीं यार यहाँ पे तो मुझे क्या करना चाहिए, जो सीए इंस्टीट्यूट है आईसीएआई वहां की सारी किताबें उठा के ले आता हूं और उसकी तैयारी में करना शुरू कर देता हूं। तो देखो आप ना तो आईपीसीसी की तैयारी कर रहे हो, ना सीए फाइनल की आप तैयारी कर रहे हो, आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, उसमें एक सब्जेक्ट है अकाउंट्स और एक सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। अब ये चॉइस आपके पास है कि आप सारा टाइम अकाउंट्स और ऑडिटिंग को दे दो, या जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, अगर यहां से मानो कि 10 क्वेश्चन निकल के आते हैं अकाउंट से और मैंने इतना पढ़ लिया क्लासेस से कि मैं 7 क्वेश्चन कर पा रहा हूं, मैं 8 क्वेश्चन कर पा रहा हूं, तो मुझे जरूरत नहीं है ना यार वो आईसीआई के बड़े बड़े मॉड्यूल्स पढ़ने की। और अगर आप सीए बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए तो बहुत ही आसान है, अपनी सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, केवल सोशल सिक्योरिटी की जो लेटेस्ट स्कीम है वो आपको अलग से पढ़नी है, बाकी सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एलएलबी बैकग्राउंड से हो, जैसे मैं अभी एलएलबी कर रहा हूँ, परस्यूइंग हूँ करेंटली मैं, तो वहाँ पे हमारे जैसे मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो लॉ कॉलेज है तो वहाँ से मैं कर रहा हूँ, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ वहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है हमारे सेकेंड ईयर में, हालांकि सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज दोनों तरीके से होती है हमारे कॉलेज में, चूंकि ईयर वाइज होती है तो मुझे पता है कि सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है जहां पे आप लेबर लॉ के बारे में अच्छे से पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो आसान सा है, डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा असहज होगा क्योंकि नया है और जब भी चीजें बदलती हैं तो असहजता महसूस होती है। ठीक है ना, अब आप सोचो वो विद्यार्थी जो कॉमर्स बैकग्राउंड से वो हेरिटेज कैसे पढ़ेगा यार, वो बुद्धा की फिलोसफी कैसे पढ़ेगा, वो रिलीजियस मूवमेंट कैसे पढ़ेगा, तो बिल्कुल जैसे वो पढ़ेगा हम भी ये पढ़ सकते हैं, तो चिंता करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इस पे हम लोगों को विशेष ध्यान देना है, इसके लिए अपन लोग अलग से एक मॉड्यूल डिजाइन करेंगे और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये चीज मैं आपको यकीन से दिला सकता हूं कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो बाकी सब्जेक्ट में जितना कॉन्फिडेंस आपको होगा उतना ही कॉन्फिडेंस आपको इन ईपीएफओ स्पेशल वाले सब्जेक्ट में रहने वाला है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, बेसिक नॉलेज है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपसे जावा की कोडिंग करवाई जा रही है, पाइथन आपको यूज करना है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की कोडिंग आपको करवाई जा रही है, नहीं, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है कि भाई आप अगर अकाउंट्स ऑफिसर हो, एनफोर्समेंट ऑफिसर हो, आपको कंप्यूटर डे टू डे लाइफ में यूज करना है, तो आपको कंप्यूटर आता है या नहीं आता, नेटवर्क का मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, किस तरीके से काम करता है, ऐसी बेसिक बेसिक चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी एसएससी सीजीएल वाले जो भी विद्यार्थी बहुत अच्छे से जानते हैं, इवन हम सी सेट में भी कुछ तो पढ़ते ही हैं, जब भी आप सी सेट का पेपर देखोगे तो वहां पे भी जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी आप स्टेट पीसीएस का प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगी। स्टैट्स अगेन ये कॉमर्स वाले जो विद्यार्थी उन लोगों के लिए तो बहुत आसान रहेगा, और जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से रहने वाले हैं उनके लिए भी आसान रहेगा, लेकिन बाकी जो लोग, अब याद करो आप सबने क्या क्या पढ़ा हुआ है, मीन मोड मीडियन तो आप सबने पढ़ा हुआ है, तो वहीं से उनको ही ऊपर नीचे करके हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो यहाँ पे भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टैट्स भी एक आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब अगर अपन बात करें कि हमको कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, तो कितनी पढ़ाई का जो आंसर है वो कौन देता है, कट ऑफ देती है। अब हम लोग जो कट ऑफ देख रहे हैं वो एपीएफसी की दे रहे हैं, जो लास्ट टाइम पे कट ऑफ निकल के आई थी 2023 के। अगर रिटन टेस्ट की बात करें तो अनरिजर्व जो कैंडिडेट थे उनकी जो कट ऑफ रही थी वो 178 नंबर कट ऑफ रही थी। 178.33 के ऊपर अगर आपके नंबर थे तो आपको कहाँ बुलाया गया था, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, और आपका टोटल सिलेक्शन जो हुआ था वो 257 नंबर पे हुआ था। अब याद करो कितने नंबर का पेपर था, 300 नंबर का पेपर था, 100 नंबर का इंटरव्यू था, तो 400 में से 257 नंबर अभी हम डिस्कस कर रहे थे। देखो मैंने आपको बताया था कि कितने नंबर का पेपर होता है, यहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी, ये रहा। तो एपीएफसी का मैंने आपको बताया था 300 नंबर का तो रिटन टेस्ट होता है, और नेक्स्ट जो स्टेप रहने वाला है वो रहने वाला था
इंटरव्यू का, और इंटरव्यू 100 नंबर का होने वाला है। तो 300 में से जो कट ऑफ गई थी वो अभी हमने देखा, जो रिटर्न की जो कट ऑफ है वो गई थी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 178, कितनी 178 नंबर, 300 में से 178 नंबर। अगर मैं सेफ जोन की बात करूं, जो आप कह सकते हो कि यार यहाँ पे हम लोगों को होना चाहिए था, तो 300 में से अगर मेरे यहाँ पे 220 230 नंबर हैं, इसमें प्लस पे मैं अगर मैं हूं, तो मैं एक सेफ जोन में यहाँ पे चल रहा हूँ। 300 में से कितने 220 230 नंबर एटलीस्ट मेरे पास होने चाहिए। और जो 100 नंबर हैं, 100 नंबर में से इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद जो नंबर आएंगे, इसका मतलब 400 में से आपके पास 257, तो इस बार अगर अपन कुछ मान के चलें, एटलीस्ट 260 नंबर मान के चलें, तो 260 प्लस, तो सेफ जोन में अगर आपको होना है तो आपको 280 के आसपास आपको पहुंचना होगा, कितने में से 400 में से। तो यहाँ पे हम जाके सेफ हो पाएंगे। तो आपका जो दिमाग में टारगेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 220 से 230 नंबर मेरे को लेके आना है रिटर्न पेपर में, और उसके अलावा जो नंबर लेके आना है मुझे वो करीब 50-60 नंबर मुझे कहाँ पे लेके आना है, मुझे इंटरव्यू में लेके आना है। जितना ज्यादा आप इसको ऊपर लेते जाओगे उतना ज्यादा आप सेफ जोन में पहुंचते चले जाओगे। ये क्या है, कट ऑफ है। ऐसा कट ऑफ मतलब समझ रहे हो, इससे ऊपर बहुत सारे लोग होंगे, और यहाँ पे फाइनल कट ऑफ है जो 257 है, मतलब इससे ऊपर वाले सभी लोग सेलेक्ट हुए, से नीचे वाले सेलेक्ट नहीं हुए। तो आपको अब आगे आप देखो कि भाई मेरे को पोस्टिंग कैसी चाहिए, वो सारी चीजें इसी चीज पे तो निर्भर रहेंगी। तो अगर आपको सेफ जोन में रहना है तो वहां तक आपको पहुंचना होगा, ठीक है। 270 के आसपास, 280 के आसपास आपको होना चाहिए। अच्छा, ये सब चीजें तो हमने देख लिया। अब मोटिवेशन कैसे आएगा सर, ये बताओ। ये जो एग्जाम है, इसके अगर आप इन हैंड सैलरी की अगर आप बात करोगे तो देखो, एपीएफसी ग्रुप ए की पोस्ट है। बेसिक पे जो एपीएफसी की है वो 15,600 से लेके 39,100 है, विद अ ग्रेड पे ऑफ 5400, 55,400। इन एडिशन टू बेसिक पे देयर आर एंटाइटल्ड टू वेरियस अलाउंसेस सच एज डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट, विच वेरी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। अब आपकी पोस्टिंग क्या हो रही है, उसकी लोकेशन क्या होगी, उसके आधार पे आपका एचआरए डिसाइड होता है, उसके आधार पे आपका ट्रांसपोर्टेशन टीए डिसाइड होता है। सो इन हैंड सैलरी विद अलाउंस इज 1 लाख प्लस पर मंथ विदाउट इनकम टैक्स डिडक्शन की अगर अपन बात करें, तो मैं कह रहा हूं आपसे, आप 1 लाख रुपए आराम से इस सरकारी नौकरी में कमा लोगे। और डायरेक्टली असिस्टेंट कमिश्नर की नौकरी है। सो जो बिना मेंस लिखा हुआ है, यूपीएससी में सबसे मुश्किल चीज क्या होती है भाई, मेंस कैसे क्लियर होगा, है ना। अगर आपने पेपर दिया है और आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मेंस जो है वो कितनी बड़ी क्या है, हर्डल है उसको क्लियर करना। जैसे मेरी अगर मैं बात करूं तो मेरा सिलेक्शन 3 बार मैंने मेंस दिया, तीनों बार मेंस क्लियर नहीं हो पाया। अब मेंस क्लियर क्यों नहीं हो पाया 3 बार, अगर इन टोटल की अगर अपन बात करें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की, तो करीब 10 से 12 मैंने मेंस दिए। तो उसमें मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरा ऐसे का और एथिक्स का पेपर अच्छे से नहीं हो पा रहा था, हर बार वो सेम प्रॉब्लम आ रही थी। गलती मैंने ये करी कि मैंने हमेशा जीएस पे ज़्यादा फोकस किया, उन चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर पाया, तो मेरे लिए हर्डल थी। मैं प्री हमेशा क्लियर कर पा रहा हूँ लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऑब्जेक्टिव जो पेपर है उसमें तो बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, सब्जेक्टिव में हम लोगों को क्या है, कुछ डर लग रहा है या उतनी अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे कमांड नहीं हो पा रही है, XYZ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो हम सब लोगों के लिए क्या है, गोल्डन चांस है, ठीक है। एपीएफसी का पेपर और ईओ एओ का पेपर। अब इस प्लेटफॉर्म से हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, मैं अगर ये कह रहा हूं कि इस प्लेटफॉर्म से हम कुछ चीजें आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो यकीन मानिए वो किस चीज में अश्योर में आप कर सकते हो, उसमें जो क्वालिटी उसकी रहने वाली है वो क्वालिटी इसी तरीके से रहने वाली है कि आप इस एग्जाम को क्लियर करवा सको। आपको क्यों इस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, अब मेरी अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे 3 पॉजिटिव चीज बताऊंगा मेरे बारे में। इसलिए बताऊंगा क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे और आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए, मैं यहाँ पे क्यों हूँ और आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए। पहला, सिविल सेवा परीक्षा का ठीक ठाक सा अनुभव हो चुका है, 6 साल तो पढ़ाते हुए हो गया और उससे पहले तैयारी का अनुभव था, ठीक है। तो ये जो अगर अपन बात करें जीएस के सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो आप मेरे को देखते ही हो, तो वो हम लोग अच्छे से कर ही रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स की अगर अपन बात करें या ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे क्लियर करना है, तो मैं ठीक ठीक से जानता
जानता हूँ। दूसरी चीज अगर अपन बात करें तो जो अपन ने देखा था इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ, इसका मतलब अब मैं एलएलबी कर रहा हूँ तो वो चीज भी मैंने अच्छे से पढ़ी हुई है और किसी XYZ कॉलेज से नहीं कर रहा। अब चूंकि हमारे स्टेट में सबसे अच्छा कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी है, वो एंट्रेंस में ही अपनी परीक्षा करवाती है, वहां से मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब ठीक ठीक सा कॉलेज है मैं जहाँ से एलएलबी कर रहा हूँ। तो और तीसरी चीज की अगर अपन बात करें कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने के बाद ये जो क्वांट वाली चीज थी, ये रीजनिंग वाली चीज थी, इसको भी मैं ठीक ठीक से जानता हूँ, समझता हूँ और कैसे क्वेश्चन इसमें अपीयर होते हैं, कि किस तरीके से उनको आपको झेलना है, वो चीजें भी मैं आपको बता सकता हूँ। इसका मतलब मैं आपका इतना काम करवा सकता हूं कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। कितनी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी? मैं तो नहीं करा कि आपको मैं प्रो बना दूंगा अकाउंट्स में, ऑडिटिंग में, लेकिन हाँ मैं आपको इतना बना दूंगा कि आप क्या कर पाओ, आप अपनी कट ऑफ क्लियर कर पाओ। तो इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं, अश्योरेंस दे सकता हूं कि आप बाकी सब जगह आप देखोगे और इस प्लेटफॉर्म पे जब आप देखोगे तो इसी चीज का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो क्वालिटी की अश्योरेंस आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल रही है वो बाकी कई जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी नोट पे के साथ मैं आपको यहाँ पे खत्म करता हूँ और मैं नेक्स्ट क्लास में जब मिलूंगा तो आपको ये बताऊंगा कि हम लोग क्या क्या किस किस तरीके से चीजें आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और मीनवाइल हम लोग मैं आपको जो PYQ एनालिसिस है वो आपको करवाऊंगा, साथ ही साथ एक बार सिलेबस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आज हमने जो बात करी वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि किन विद्यार्थियों को इस पेपर के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको मोटिफिकेशन भी आ गया होगा कि भाई सैलरी क्या रहने वाली है, अलाउंसेस क्या रहने वाले हैं, और 1 लाख रुपए तनख्वाह कम नहीं होती है सरकारी नौकरी में। ठीक है, तो ये थी मेरी तरफ से जो बातें मुझे आपको बतानी थी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और मेरा जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर, वो इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, 825226 9351825226। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप करके इस एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको क्या करना है, आपको फॉर्म जरूर भर देना है। ठीक है, 25 रुपए या 50 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी लोग फॉर्म भर देना जो जो मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे सीरियस मान रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उसमें से ज़्यादातर सिलेक्शन आप लोगों के हो, हमारे प्लेटफॉर्म से हो, इसकी कोशिश मेरी हमेशा रहती है और रहेगी। और आप यकीन मानोगे जब रिजल्ट आएगा तब मैं आपको फिर से वो जो कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करवाऊंगा, उनके इंटरव्यू आपके साथ, उनका कन्वर्सेशन आपसे के साथ करवाऊंगा, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और मैं चाहता हूँ उनका उनमें नाम आपका भी हो। ठीक है, तो देखते हैं, और नाम आपका उस फाइनल लिस्ट में, उससे पहले जो जो चीजें बताता जा रहा हूं केवल वो चीजें आप करते हो मेरे साथ चलेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे हम लोग। और मैं यकीन दिलाता हूं कि 30 नवंबर को, अभी तक डेट जो रूमर्स है उसके हिसाब से 30 नवंबर है, 30 नवंबर तक मैं आपको इस काबिल बना दूंगा कि आप रिटर्न पेपर आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना आपको ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत।